मरसू को एक दिन सुबह सवेरे एक टेलीग्राम वसूल होता है। मरसू उस वक्त अपने दफ्तर में बैठा टेबल पर काम कर रहा होता है। जब वो टेलीग्राम खोलकर पढ़ता है तो उस टेलीग्राम के अंदर से निकले हुए कागज पर पहली यही बात लिखी होती है कि आज मम्मा मर गई। आज का हमारा टॉपिक अल्बर्ट कामू, जो कि फ्रांसीसी बहुत बड़ा लिखारी था, जो 20वीं सदी का लिखारी था। जिस तरह 19th सेंचुरी में 19वीं सदी में नीत्शे की जब किताब द स्पेक ज़ारातुस्त्रा शाये हुई तो उसने दुनिया में तहलका मचा दिया। फलसफे ने एक नया मोड़ अख्तियार किया और पहले वाले फलसफे में और उसमें एक और चीज का इजाफा हो गया जिसने फलसफे को और पेचीदा कर दिया। इसी तरह 20वीं सदी में अल्बर्ट कामू, जो कि फ्रांसीसी राइटर था, जिसको 42 साल की उम्र में नोबेल प्राइज लिटरेचर की दुनिया में मिल चुका था और वो 47 साल में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से वो वफात पा गया, इस दुनिया से चला गया। लेकिन उसका ये काम लिटरेचर में आज तक जिंदा है और इसने 20वीं सदी में दुनिया का रुख, हत्ता के फलसफे का सोचने का और सवाल करने का अंदाज और उसमें जवाब ढूंढने की जुस्तजू को भी तब्दील कर दिया। अल्बर्ट कामू के दो अहम नावल जो उसने लिखे, जो आज तक यूरोप की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में बतौर कोर्स के फिलॉसफी की क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। एक नावल उसका द स्ट्रेंजर, जो कि आउटसाइडर के नाम से भी शाया हुआ है, और आज हम इसी पर अपना ये लेक्चर कवर कर रहे हैं। और एक छोटी सी बात जो अल्बर्ट कामू ने 20वीं सदी में हमें सुझाई और समझाने की कोशिश की और जिंदगी के इस अबसर्ड पहलू की तरफ हमें रजू करने को कहा, जिसने दुनिया को बहुत मुतस्सर किया। और दरअसल ये एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी जो है, जो फलसफा वजूदियत है, उसमें जो एब्सर्डिटी का थीम है, उसमें जो एलिनेशन का थीम है, वही दरअसल इस किताब का, इस नॉवल का थीम है। इस नॉवल में एक ही किरदार है जिसका नाम मरसू है। इंग्लिश की स्पेलिंग जब आप देखेंगे तो वो आपको मुख्तलिफ नजर आएंगी जब आप इस नॉवल को पढ़ेंगे। इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है। आप निकाल कर इसका तर्जमा ट्रांसलेटेड जो है, क्योंकि वो तो फ्रांसीसी में लिखा गया, लेकिन ये ट्रांसलेट हुआ। एक इसका नाम ट्रांसलेटर ने द आउटसाइडर लिखा और एक ने इसका नाम द स्ट्रेंजर लिखा, जबकि उर्दू में हम इसे अजनबी के नाम से जानते और पहचानते हैं। तो हम बात कर रहे थे अल्बर्ट कामू के इस मशहूर नॉवल के, जो कि एब्सर्डिटी को बताता है कि एब्सर्डिटी इंसान की जिंदगी में किस तरह अमल पैरा होती है, लेकिन हम इस पर तवज्जो नहीं कर पाते। ये जिंदगी का एक अहम जो हिस्सा है वो हमारा, वो इसमें गुजरता है। इसलिए हमें इसे देखने की, इसको पढ़ने की और इस पर सवालात उठाने की जरूरत है। अगर हमें फलसफे से दिलचस्पी है तो लामहला हमें जिंदगी से दिलचस्पी है, और अगर हमें जिंदगी से दिलचस्पी है तो इसका लामहला मतलब है कि हमें नेचर से बेइंतहा मोहब्बत है। हम नेचर के बगैर नहीं रह सकते, और ये नेचर है हमारी
इल्म और इल्म की जुस्तजू, और इंसान की तारीख जैसे ही शुरू हुई तो वहां से इंसान की तारीख जब शऊर के मकाम पर पहुंची, जब शऊर आया, तो शऊर ने ये पहली दफा सवाल किया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, मुझे किसने तख्लीक किया है, मुझे किस जात ने पैदा किया है, और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। इंसान इन बड़े बड़े सवालात का शुरू से ही इनको फेस करती चली आ रही है। इंसानियत की तारीख में ये सवालात, फलसफी की दुनिया में ये सवालात और इन पर मुबाहिस हमें मुख्तलिफ फलसफियों के यहाँ जो मुख्तलिफ मकतबाए हाय फिक्र फिलॉसफीज में भी जब कैटेगरीज हैं, एक मखसूस जमाने तक एक फिलॉसफी चलती है और उसके बाद यकसर एक दूसरा रुख उसके सामने आता है। तो हम टाइम की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए बाद में भी इसको खोलते रहेंगे और इस फलसफे को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी जो है, जो फलसफा वजूदियत है, और उसके जो थीम है एब्सर्डिटी जो है, और उसका जो थीम है एलिनेशन का थीम है, और उसका जो थीम है कि मौत हर सूरत तय है, उसने तो आना ही आना है, द इनअवेलेबिलिटी ऑफ डेथ पे भी इसका एक थीम है, उस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि अल्बर्ट कामू के इस छोटे से नावल में और मरसू के किरदार में हमें ये तीनों चीजें दिखाई गई हैं। तो अब हम मरसू के उस नावल की तरफ आते हैं जिसका नाम द स्ट्रेंजर है, जिसका नाम द आउटसाइडर है, जिसको उर्दू में हम अजनबी कहेंगे। मरसू को एक दिन सुबह सवेरे एक टेलीग्राम वसूल होता है। मरसू उस वक्त अपने दफ्तर में बैठा टेबल पर काम कर रहा होता है। जब वो टेलीग्राम खोल कर पढ़ता है तो उस टेलीग्राम के अंदर से निकले हुए कागज पर पहली यही बात लिखी होती है कि आज मम्मा मर गई है, जिसका मतलब है कि आज मां मर गई है। मरसू इस लेटर को पढ़ने के बाद उसने फौरन अपनी कंपनी के जो बॉस थे उनसे मुलाकात की और उनसे छुट्टी लेकर वो गांव की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ शहर में जहां मरसू नौकरी करता था एक दफ्तर में उसके साथ नहीं रहती थी, बल्कि उसकी माँ एक दूर अफ्तादा गांव में एक ओल्ड होम एज वाले घर में रहती थी। मरसू ने बस की टिकट ली और उस पर गांव जाने के लिए तैयार हो गया कि कल उसने अपनी माँ की जो फ्यूनरल रस्म है उसमें शरीक होना है और उसे ओल्ड एज होम में जाकर सारी रात अपने माँ के ताबूत के साथ गुजारनी है और सुबह उसकी फ्यूनरल मनी सेरेमनीज को अटेंड करके उसकी तदफीन के बाद वो उसने वापस आना था। वो ओल्ड एज होम में गांव में पहुंच गया। शाम हो रही थी और जब वो अपनी मां के ताबूत के करीब गया तो मरसू के किसी भी उसके जो चेहरे के आसार थे, उसके जो बॉडी लैंग्वेज थी, हत्ता के मरसू की किसी भी बात से ये पता नहीं चल रहा था कि मरसू को एक थोड़ा सा भी गम या मलाल भी है दिल में कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और वो फौत हो गई। मरसू को इस बात का अंदाजा नहीं था
कि ये उसके लिए नेचुरली तौर पर एक बहुत बड़े सदमे की वजह थी, लेकिन मरसू इस पर तवज्जो नहीं करता और मरसू के किसी एक्ट से उस ओल्ड एज होम वाले लोगों को या वहां पर रहने वाले बाकी बूढ़े बूढ़ियां जो वहां पर मौजूद थी या उसका जो अमला था, उसमें से किसी के साथ मरसू ने बातचीत नहीं की, बल्कि सारी रात वो तय खाने में माँ की ताबूत के साथ बैठा रहा। लेकिन वो सारी रात ना तो उसने उस ताबूत का वो ताक खोला जिससे उसकी माँ का उसे आखिरी दीदार देखने को मिलता, वो अपनी माँ का चेहरा देखता, लेकिन मरसू ने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। वो रोया नहीं, वो परेशान नहीं हुआ और वहां पर वो सारी रात बैठकर सिगरेट पीता रहा। और जब वहां के मुलाजिम ने आधी रात के वक्त मरसू से पूछा कि तुम कॉफी पियोगे, तो मरसू ने कहा कि मुझे कॉफी बना दो। मरसू ने उस रात वहां पर सारी रात बैठकर सिगरेट पी और काफी पीता रहा, लेकिन उसने काफी वाइट काफी पी, जबकि वहां का रिवाज था कि अगर फौतीदगी हो जाती है तो फिर आपने ब्लैक कॉफी पीनी होती है, काली कॉफी पीनी होती है जिसमें दूध नहीं डालना होता। लेकिन कामू सारी रात काफी दूध वाली पीता रहा, यानी वो काली कॉफी से बिल्कुल बरअक्स और उसके उल्ट वाइट कॉफी है वो पीता रहा। तो जिससे वहां के चर्च उस ओल्ड एज होम के जो लोग थे या जो अमला था या वहां के जो हैबिटेंट्स थे, उन तमाम लोगों को ये अंदाजा ही नहीं हो रहा था, ये किसी मरसू के किसी एक्ट से ये यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये मरसू की सगी माँ है जो मर चुकी है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन इसके बेटे ने, मरसू ने, ना गम मनाया है, ना मातम किया है, ना रोया है, ना कोई बातचीत की है, हत्ता कि उसने सारी रात अपनी माँ का मुंह चेहरा दीदार नहीं किया और वो सिगरेट पीता रहा या वाइट कॉफी पीता रहा। खैर सुबह हो गई। सुबह उठते ही फर्नल सेरेमनीज की तैयारी शुरू हो गई। फर्नल सेरेमनीज के लिए वहां से थोड़ी दूर एक और गांव के करीब जाना पड़ता था। तो उन ओल्ड एज होम जो के लोग थे और उनके साथ मरसू भी उनके साथ जा रहा था। रास्ते में भी आप इस तरह तस्वर कर सकते हैं कि उसकी माँ का एक जनाजा जा रहा था, जो जनाजे में चंद लोग शरीक होते हैं कि जाकर अब कब्रिस्तान में तदफीन उनकी होनी होती है मैयत की। तो इसी तरह मरसू की वालदा का भी जनाजा जा रहा था और ओल्ड एज होम के लोग जो थे वो भी जा रहे थे, जिनमें मरसू भी जा रहा था। और उस पूरे काफिले में से, उन तमाम लोगों में से किसी को भी ये एहसास नहीं हो रहा था कि मरसू की वालदा अब इस दुनिया में नहीं रही और वो मर चुकी है, जिसको थोड़ी देर बाद मनो मिट्टी तले दबा दिया जाएगा। इस बात की मरसू को कोई परवाह नहीं। खैर मरसू की वालदा की फर्नल सेरेमनीज मुकम्मल हो गई, उसकी तदफीन हो गई और वो वापस शहर आ गया। शहर आया, फिर रात हो चुकी थी, वो सो गया और सवेरे उठकर रूटीन के मुताबिक अपने दफ्तर चला गया। छुट्टी के वक्त वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के पास आया और उसने उसके साथ प्रोग्राम बनाया
कि वो समंदर के बीच पर जाकर पिकनिक पार्टी को एंजॉय करेंगे, उसके बाद किसी क्लब में खाना खाएंगे और उसके बाद रात इकट्ठी गुजारेंगे। तो खैर मरसू ने ऐसा ही किया और एक दिन मरसू की माँ इस दुनिया से जा रही है, वो मर गई है, फौत हो चुकी है। लेकिन उससे अगले दिन मरसू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये बातें करके और एन इसी तरह ये तमाम एक्ट उसने किए और वो करने के बाद और इसी तरह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात गुजारने के बाद इन तमाम पूरे मराइल में किसी भी वक्त किसी भी जगह मरसू को ये एहसास नहीं हुआ कि कल ही उसकी माँ मर रही है, इस दुनिया से जा रही है। लेकिन मरसू को इस बात की परवाह ना थी। मरसू की ये लापरवाही, ये बेगानापन, ये सेंस ऑफ एलिनेशन सिर्फ यहां तक नहीं थी। कामू लिखता है और पार्ट 2 शुरू होता है इस किताब का। कामू जब ये लिखता है कि मरसू को कोई एहसास नहीं कि उसकी माँ मर गई, बल्कि वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ रात बिताता है, समंदर पर जाता है, पिकनिक पार्टी एंजॉय करता है और उसके किसी एक्ट से ये किसी समाज के रहने वाले बाकी किसी लोगों को ये एहसास और ये यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई ही मरसू की सगी माँ मर गई। अगले दिन मरसू दफ्तर से वापसी जब आ रहा था तो उसने देखा कि उसी की गली में रहने वाला उसका दोस्त रेमंड जो है, जो अपने कुत्ते के गुम होने की वजह से धाड़े मार मार कर रो रहा था। जब रोने की आवाज मरसू ने सुनी तो वो रेमंड के पास अंदर उसके घर चला गया और रोने की वजह पूछी तो रेमंड ने कहा कि मेरा कुत्ता कल से गुम हो गया है और वो मिल नहीं रहा, और अब जब मैं आराम वाली कुर्सी पर सस्ता रहा था तो एन उसी वक्त मुझे अपने कुत्ते की आवाज आई और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो कुत्ता जो मेरा था वो अब मेरे पास आ रहा है, वो मुझे बुला रहा है, मैं उसी की यादों में पड़ा हूं। मुझे इस बात का शदीद गम है कि मेरा पालतू कुत्ता जो मेरे साथ अपना वक्त बिताता था और मैं अपना वक्त उसके साथ बिताता था, तो अब वो कुत्ता मेरा खो गया है और इस बात का मुझे शदीद गम है। लेकिन मरसू को किसी भी तरह ये बातें सुनने के बाद भी ये एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ मर गई है, अब इस दुनिया में नहीं रही। मरसू एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड मैरी और रेमंड के साथ फिर समंदर पर सैर करने के लिए चला गया। जब मरसू, रेमंड और मैरी समंदर के साहिल पर सैर कर रहे थे और उनके दरमियान बातचीत हो रही थी तो एन उसी वक्त एक अरब लड़का जिसकी बहन को रेमंड ने, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, मारा था और अब उसका भाई जो कि एक अरब नस्ल लड़का था और उसके साथ चंद एक और भी उसके दोस्त थे, और उस अरब लड़के के हाथ में चाकू भी था, वो आया और वो अरब लड़का पिछले कई दिनों से रेमंड का पीछा कर रहा था बदला लेने का। वो इसलिए बदला लेना चाहता था क्योंकि उसकी बहन जो थी वो रेमंड की गर्लफ्रेंड थी, और वो न सिर्फ रेमंड की गर्लफ्रेंड थी बल्कि वो उसी तरह बाकी और मर्दों के साथ भी रोजाना की बुनियाद पर
शाम को घर से निकलती थी और उनके साथ वक्त गुजारती थी। और सेम उसी तरह वो रेमंड के पास आती थी, एक रात इसके पास गुजारती थी और फिर बाकी रातें किसी और के साथ, किसी और मर्दों के साथ वो गुजारती थी। इस बात का रेमंड को बहुत शदीद रंज था और उस रात उनके दरमियान शदीद लड़ाई हुई, जिसकी वजह से रेमंड उस पर हाथ उठाने पर मजबूर हो गया। मामला जब पुलिस तक गया, पुलिस में जब रिपोर्ट हुई तो फिर पुलिस ने रेमंड को बुलाया और रेमंड ने मरसू को याद किया और बुलाया और कहा कि तुम पुलिस में जाकर ये स्टेटमेंट दे दो कि मरसू, तुम ये जाकर पुलिस वाले को बताओ कि मैंने इसको सिर्फ इसलिए इस पर हाथ उठाया था, मैंने सिर्फ इसलिए ये जुर्म किया है, अगर आप जुर्म समझते हैं तो वो सिर्फ इतना कि मैं इसे रोकता था कि तुम बाकी मर्दों के साथ वक्त ना गुजारो, तुम हर रात एक नए मर्द के साथ रात गुजारती हो और ये बात मुझे गवारा नहीं है, इसलिए मैं मजबूर हो गया कि मैंने उस पर हाथ उठाया। ये सारा बयान एन इसी तरह मरसू पुलिस में रिकॉर्ड करा देता है और पुलिस रेमंड को जमानत पर रिहा कर देती। अगले दिन फिर जब मरसू, रेमंड और मैरी, मरसू की गर्लफ्रेंड, फिर रहे थे तो मैरी ने मरसू से कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या इससे पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो मरसू ने जवाब दिया, रेमंड भी सुन रहा था, जिसको मैरी भी सुन रही थी। वो जवाब ये था, मरसू ने कहा कि ये प्यार क्या होता है, मैंने किसी से कोई प्यार नहीं किया, बल्कि प्यार होता नहीं है। हाँ, अगर तुम शादी करना चाहती हो और इसमें तुम्हें खुशी मिलती है तो फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर तुम्हें खुशी मिलती है ये सुनकर कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो हाँ, मैं तुम्हें खुश करने के लिए ये बात भी कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन हकीकत ये है, मरसू कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इन बातों की कोई हकीकत नहीं और इन बातों का कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में इन बातों का कोई मीनिंग नहीं होता। मरसू की ये बात कि मेरी लाइफ में इन बातों का कोई मीनिंग नहीं होता, प्यार करने का कोई मीनिंग नहीं है, शादी करने का कोई मीनिंग नहीं है, हत्ता कि मेरी जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कामू मरसू की जबान में और मरसू के करैक्टर में हमें ये बात सुझाता है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो होता है वो किस तरह अब्सर्डिटी और एलिनेशन को सिचुएशन में तब्दील कर देता है और एक फलसफा वजूदियत पर सोचो विचार करने वाला, इसको समझने वाला इस फीलिंग को समझ सकता है कि किस वक्त हमें ये मालूम होता है कि जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं, जिंदगी एब्सर्ड है, क्योंकि हम सब ने मर जाना है। सिर्फ इसी बात से ही, सिर्फ इसी एक फिक्रे से ही कि हम सब ने मर जाना है तो जिंदगी का कोई मीनिंग ना। भला किसी शख्स के पास जिंदगी का कोई मीनिंग हो, वो जिंदगी का कोई मीनिंग समझता हो, लेकिन ये बात कि उसने भी मर जाना है और हमने भी मर जाना है, तो ये सिचुएशन, ये जिंदगी ही एब्सर्ड है। ये एब्सर्ड फलसफा हमें बताता है और कामू ने बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर मरसू के किरदार से हमें ये बात सुझाई है कि किस तरह ये
एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो किस तरह अमल पैरा होता है, और हमें माशरे के मुख्तलिफ किरदारों में जहाँ हम रह रहे होते हैं उस समाज में एक इंसान जो अपनी मर्जी करना चाहता है वो नहीं कर सकता, बल्कि उसे समाज के बनाए हुए नियम, समाज के बनाए हुए रस्म व रिवाज, कानून, उन पर चलने पर मजबूर किया जाता है। और जब एक इनफरादी आदमी इन तमाम बातों को इनकार कर देता है, इन तमाम पर क्वेश्चन उठा देता है, तो उसके बाद वो एलिनेशन फील करता है। वो समाज से, हत्ता कि अपने घर से, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वो अपनी ज़ात से भी एलिनेशन महसूस करता है। तो हम बात कर रहे थे अल्बर्ट कामू के मशहूर नावल स्ट्रेंजर के, जिसका मशहूर किरदार मरसू था। और मरसू के बारे में हमने ये बताया कि मरसू की माँ मरी तो उसे कोई अफसोस ना हुआ। और इसी तरह मरसू की गर्लफ्रेंड ने जब उससे कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे, तो उसने कहा अगर तुम्हें खुशी मिलती है मेरी शादी करने से तुम्हारे साथ तो मैं कर लेता हूँ, अदरवाइज मेरी ज़िंदगी में शादी का कोई मीनिंग नहीं, मेरे नज़दीक प्यार का कोई मीनिंग नहीं, हत्ता कि मेरे नज़दीक ज़िंदगी का कोई मीनिंग नहीं है, ज़िंदगी मीनिंगलेस है। मरसू का ये कैरेक्टर हमें बताता है। इस किताब का दूसरा पार्ट भी ख़त्म हो जाता है और तीसरे पार्ट शुरू हो जाता है, और ये लास्ट पार्ट है। ये भी बाकी नावलों की तरह एक बिगनिंग है, एक मिडल है और उसके बाद एंड है। इस नावल में भी एक हीरो है या एंटी हीरो है या एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार है, उस किरदार मरसू की सूरत में अल्बर्ट कामू हमें बता रहा है। इस नावल द स्ट्रेंजर, द आउटसाइडर, एक अजनबी फर्द के बारे में हमें बता रहा है। अल्बर्ट कामू मरसू की ज़बान से हमें बहुत सी बातें सुझाने की कोशिश कर रहा है। इस नावल को ख़त्म करने के बाद इसकी स्टोरी जो मैं सुना रहा हूँ तकरीबन सुना ली है। अब इसका लास्ट पार्ट है कि कुछ और किरदार है मरसू के और वो दिखाने हैं, और उसके बाद जब मरसू को सजाए मौत हो जाएगी तो ये नावल ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसके कुछ सेंट्रल थीम पर भी बात करें। तीसरा पार्ट शुरू हो जाता है और एक दिन मरसू, रेमंड और उसकी मरसू की गर्लफ्रेंड मैरी उसके साथ एन उसी तरह समंदर पर घूमने फिरने जाते हैं। तो वहाँ पर उस अरब लड़के से उनकी मुलाकात होती है। अरब लड़के को देखकर मरसू की आंखों में गुस्सा आ जाता है और उसे ये महसूस होता है कि ये हम पर हमला करेगा, क्योंकि अरब लड़के के हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू था और समंदर पर सूरज इतनी आबोताब से चमक रहा था कि जो अरब लड़का हाथ में खंजर लहरा रहा था और उस पर जो सूरज की रोशनी का अक्स पड़ रहा था और वहां से जो शुआ निकल रही थी वो रेमंड, मैरी और मरसू की आंखों को चुंधा रहा था। जब और जैसे ही उस अरब लड़के ने मरसू को घूरना शुरू किया तो मरसू ने अपनी पॉकेट से पिस्टल निकाला और गोली मार। उस अरब लड़के को एक ही गोली मारकर मरसू ने हलाक कर दिया और उसके बाद मरसू वहां से चलता हुआ उस अरब लड़के की लाश तक पहुंचा और 4 गोलियां और उसके सीने में मारी, लेकिन इन बातों का मरसू पर कोई असर नहीं था, क्योंकि वो अरब लड़का एक ही गोली से मर चुका था। लेकिन मरसू की इस बात में तसल्ली ना हुई
मरसू इस बात को इस मरले तक ना समझा कि वो मर चुका है, लेकिन वो आगे बढ़ा और उसकी लाश के ऊपर जाकर फिर उसने 4 गोलियां मजीद मारी उस अरब लड़के को, उसकी नाश को उसने 4 गोलियां मजीद मारी। तो इससे अल्बर्ट कामू इस नावल में मरसू के किरदार के जरिए हमें ये समझा रहे हैं, ये सुझा रहे हैं कि किस तरह फलसफा वजूदियत में एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मारा हुआ शख्स एक सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ एलिनेशन रखने वाला और एक अब्सर्डिटी का करेक्टर किस तरह करता है, वो हमें मरसू की शक्ल में अल्बर्ट कामू ने इस नावल में बताया है। और यही इस नावल की अहमियत है जो 20वीं सदी में जिसने तहलका मचाया और आज तक ये पढ़ा पढ़ाया और समझा समझाया जा रहा है। और इसी तरह आज के इस डिजिटल दौर और थ्रू इस पैनल के जरिए, इस चैनल के जरिए दिखाया भी सुनाया भी जा रहा है। अरब लड़के की मौत हो जाती है और मरसू पर मुकदमा शुरू हो जाता है। मरसू गिरफ्तार हो जाता है और जेल चला जाता है। मरसू को जब अदालत में पेश किया जाता है तो अदालत पूछती है कि आपने अरब लड़के की जान क्यों ली, आपने उस अरब लड़के को गोली क्यों मारी। मरसू ने जवाब दिया, जनाबे वाला जज साहब, मैंने गोली इसलिए मारी थी क्योंकि वो लड़का मुझे घूर रहा था, उसके हाथ में खंजर था। लेकिन इन सब बातों से बढ़कर ये कि उस सूरज की तपिश में, सूरज की उन तेज शुआओं में मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मुझे इतना पसीना आ रहा था, मुझे इतनी इरिटेशन फील हो रही थी कि मैंने उसी वक्त उस अरब लड़के को गोली मार दी। ये बात सुनकर अदालत और वहां पर मौजूद लोगों का कहका निकला, लेकिन जज साहब ने तमाम लोगों की तरफ घूरा और कहा कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। उसके बाद जज साहब ने इस बात पर ना हंसे और उन्होंने उसी वक्त ही ये तय कर लिया कि मरसू को सजाए मौत सुनानी। इसी तरह अदालत में भी जब उसको पेशी पर लाया जाता तो उसकी किसी फिल्म से ये अंदाजा नहीं होता था कि उसने अरब लड़के की बिला वजह बिला कसूर जान ले ली है, जिसका कोई उसे हक नहीं था। उसने अरब लड़के का खून बहा दिया है, लेकिन इन तमाम बातों का मरसू पर कोई असर नहीं था। उसमें कुछ ऐसी खौफ की फीलिंग नहीं थी कि अब मुझको तख्तेदार पर लटका दिया जाएगा, अब मुझे फांसी दे दी जाएगी, अब मुझे सजाए मौत सुनाई जाएगी। मरसू इन तमाम सोचों से आज़ाद था, बल्कि जब वो जेल में शुरू शुरू के दिनों में सोया हुआ होता था, उसका वजूद तो कैद होता था जेल में, लेकिन वो ज़हनी तौर पर वहाँ भी आज़ाद था और ये सोचता रहता था मरसू कि अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी समंदर के किनारे जाऊं और वहां पर जाकर अपने पांव पानी में डूबूं। और अब उसे ये भी फील हो रहा था कभी जेल में शुरू के दिनों में कि मैं किसी दिन बाहर जाऊं, किसी गुलशन किसी बाग का नज़ारा करूं और वहां पर घूमूं फिरूं और सैर करूं। एक दिन पेशी मुकदमे की फिर आई और मरसू को जेल लाया गया। अदालत में मौजूद लोग, वकील, दीगर क्लाइंट, अदालत का अमला और जज साहब तमाम इस बात पर हैरान थे कि मरसू ने बिला वजह बिला कसूर एक अरब लड़के की जान ली है, लेकिन मरसू को कोई परवाह नहीं है, चेहरे से कोई परेशानी ज़ाहिर नहीं है। पूरी कार्रवाई के दौरान इसने एक लम्हा भी एहसास निदामत नहीं दिखाया, नहीं शो किया। इन तमाम बातों पर सब हैरान हुए और जज साहब ने उसी दिन से ही फैसला कर लिया था जिस दिन मरसू ने कहा कि मैंने
अरब लड़के को गोली इसलिए मारी है कि उस वक्त बहुत तेज धूप थी और मुझे गर्मी लग रही, क्योंकि ये जवाब ही नॉनसेंस था, नॉन सीरियसनेस शो करता था मरसू की और उसकी ज़हनी सिचुएशन की और उसकी शख्सियत की, कोर्ट के सामने, इंसाफ के सामने, जस्टिस के सामने। तो इस मुकदमे के नतीजे में जज साहब ने मरसू को सजाए मौत सुनाई और मरसू को सजाए मौत हो गई और ये हुक्म हुआ कि किसी भी चौराहे पर इसका सर तन से जुदा करके उस चौराहे पर लटका दिया जाए ताकि बाकी लोग इबरत लें और ऐसा जुर्म कभी ना करें। ताहम मरसू जेल के अंदर अपनी फांसी के दिन का इंतजार करते हुए कभी उसने नहीं सोचा और कभी ये डर फील नहीं किया कि अब मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा, लेकिन उससे बिल्कुल बरअक्स उसकी ये फीलिंग्स हैं कि उस दिन बहुत से लोग वहां पर जमा हों, सब खूब हल्ला गुल्ला करें, गाने गाएं, नाचें और मुझे इस माहौल में यहाँ से रवाना करें। बल्कि मरसू ये भी सोचता है कि जब मेरा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा इस सजा के नतीजे में, तो उस वक्त मुझे शांति मिलेगी मेरे वजूद को। जब वो अदम की खुराक बनेगा तो मुझे वही लम्हा ऐन मुसर्रत का होगा, वही लम्हा ऐन तस्कीन का होगा। और इस तरह वो दिन आया और मरसू को मार दिया गया। मरसू का सर तन से जुदा करके चौराहे पर लटका दिया गया। लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक, शुरू में भी टेलीग्राम आया जिसकी पहली लाइन यही थी कि मम्मा मर गई है, माँ फौत हो गई है। मौत से शुरू होती है और इसका एंड भी मौत से होता है कि मरसू को मुकदमे की पादाश में, कत्ल के मुकदमे की पादाश में सजाए मौत सुना दी जाती है अदालत की तरफ से, जज साहब के हुक्म की वजह से, और मरसू का सर तन से जुदा करके चौराहे पर लटका दिया जाता। अल्बर्ट कामू इस नॉवल के जरिए एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी का एक और थीम, इनअवेलेबिलिटी ऑफ डेथ, के मौत ने तो आना ही है, मरना तो एक दिन तय ही है। किसी की जिंदगी अगर हो 16 साल तो अंजाम मौत, और इसी तरह अगर किसी की जिंदगी 1000 साल भी हो तो अंजाम मौत। मौत ने तो आना ही है। ये फलसफे वजूदियत का एक और कंसेप्ट, एक और उसका अहम पॉइंट, वो सेंस ऑफ, फीलिंग ऑफ इनअवेलेबिलिटी ऑफ डेथ, के मौत का नागुज़ीर तसव्वुर जो किसी भी सूरत में नहीं टल सकता। मौत ने तो आना ही है। तो इस वजह से भी फलसफा वजूदियत के कायल लोग कहते हैं कि जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं। जिस तरह अल्बर्ट कामू ने अपने इस नॉवल के जरिए और मरसू के इस किरदार में हमें दिखाया है कि किस तरह एक समाज किसी को मजबूर करता है कि आप किसी मर्ग पर मातम मनाओ। मातम होना और बात है, गम होना और बात है, और गम मनाना और बात। मुआशरा, समाज ये कहता है कि मातम गम मनाओ, भले उसके अंदर मातम मनाने वाले और गम मनाने वाले के अंदर भला न गम हो न मातम हो, लेकिन वो मनाए। तो अल्बर्ट कामू ने किस खूबसूरत अंदाज में और मरसू के इस किरदार के जरिए हमें ये समझाया है कि किस तरह मुआशरा देखता है कि जब एक इंसान अपनी सकी माँ के मर जाने पर
नहीं रोता, धाड़े नहीं मारता, चीखे नहीं मारता, बल्कि उसकी किसी फीलिंग से ये अंदाजा ही नहीं होता कि उसकी माँ वाकई ही मर गई है, क्योंकि मरसू इन सब बातों से बेनियाज। मरसू के नजदीक जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं था। मरसू के नजदीक ये बात तय थी कि मौत तो आनी ही है। इसका हम अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब मरसू की वालदा मर गई और उसके पास टेलीग्राम आया तो उसने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया, या उस टेलीग्राम के बाद कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, ना कोई एक्ट ना कोई रिएक्ट, जिससे ये अंदाजा हो सके कि ये अपनी माँ का गम मना रहा है, ये अपने माँ के गम में मुब्तला हो गया है। बल्कि उसके कंपनी के लोग हों, जब वो ओल्ड एज होम गया वहाँ के लोग हों, और जब वो गाँव दूसरे तदफीन के लिए वहाँ गया तो लोग, समाज, रहने वाले, किसी को भी ये ना महसूस हुआ, क्योंकि मरसू की कोई फीलिंग ऐसी नहीं थी कि जिससे ये अंदाज़ा हो कि उसकी माँ मर गई है और उस बात का उसे शदीद गम है। लेकिन इससे बिल्कुल उल्ट मरसू को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, जिस तरह मरसू को अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। इसलिए तो उसने उस अरब लड़के की भी जिंदगी की कोई परवाह ना की। वो अरब लड़का एक ही गोली से मर गया था, लेकिन मरसू कुछ कदम आगे चलकर उसकी नाश पर जाकर मजीद 4 गोलियां मारता है, पिस्टल से उस अरब लड़के को कत्ल कर देता है, जिसका कोई कसूर इतना नहीं होता कि उसको वहां पर कत्ल कर दिया जाता। लेकिन मरसू के लिए जिंदगी की कोई अहमियत नहीं थी, जिंदगी का कोई मतलब नहीं था। अल्बर्ट कामू ने ये किरदार हमें बताया है इस किताब द स्ट्रेंजर, द आउटसाइडर के नाम से, और उर्दू में अजनबी के नाम से ये नावल लिखकर। अल्बर्ट कामू फ्रांस का रहने वाला राइटर, और उसने 20वीं सदी में जब ये लिखा, और चाहे उसने दूसरा नावल द मिथ ऑफ सिसिफस लिखा, इन दोनों नावलों के जरिए तहलका मचा दिया और फलसफा वजूदियत को एक नया रंग दिया। तो इसी के साथ ही इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह।